नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम स्वाधीनता संग्राम के जो आंदोलन थे उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पूर्व जालियांवाला बाग तक अपन ने चर्चा कर लिया था। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, फिर आगे जो असहयोग आंदोलन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि 20 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। ये भारतीय इतिहास का काला कानून इसे कहा जाता है, जिसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील, इसमें आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और सरकार आंतरिक मतलब अपने तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी। आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो जालियांवाला मैंने ये भी बताया था कि इसके पीछे के बैकग्राउंड या परिदृश्य क्या थे। इसके पीछे सिर्फ यही वजह था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन जो उस समय अपने चरम पे था, उस आंदोलन को कैसे भी कुंद किया जाए। और इस प्रयास में अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत ने ये काला कानून लाया था। जैसे ही ये काला कानून 20 मार्च को भारत में आता है, इसका पुरजोर तरीके से पूरे भारत में विरोध होता है। जब इस कानून का विरोध होता है तो कुछ लीडर्स भी आगे आते हैं जो इसका विरोध करते हैं। उसमें एक रहते हैं गांधी जी। 6 अप्रैल को गांधी जी इसका विरोध करते हैं। उसके बाद अमृतसर के बारे में अपन ने बताया था, जैसे कि पूरे भारत में हर जगह आंदोलन हो रहा था, वैसे ही अमृतसर ज़िले में भी आंदोलन हो रहा था। और अमृतसर के जो 2 लोकल लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वो गांधी जी को वहाँ आमंत्रित करते हैं कि आइए आप हमारे आंदोलन में शरीक होइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। इसके लिए गांधी जी 10 अप्रैल को अमृतसर जाते हैं, लेकिन पुलिस अमृतसर स्टेशन से ही गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में शिफ्ट कर देती है। जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, जो लोकल लीडर्स होते हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। जैसे ही वो प्रदर्शन करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा किया था कि हिंसा हो जाता है और उसमें 8 से 10 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके मिंटो जेल शिमला में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो लोकल लीडर्स रहते हैं उनको ये लगता है कि उनके जो प्रिय नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी हत्या कर दी गई है। अब इनकी सहानुभूति में लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। 13 अप्रैल, याद रखिएगा ये डेट, 13 अप्रैल को वो इकट्ठा होते हैं। और 13 अप्रैल को ये लोग बाग में इकट्ठा होते हैं, तो जो उस बाग का मालिक रहते हैं हंसराज और जाली सिंह, कहीं कहीं जेल सिंह भी मिलेगा, ये उनमें से एक हंसराज उस समय जो वहाँ के वर्तमान कमिश्नर रहते हैं जनरल ओडायर को सूचित कर देते हैं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो जनरल ओडायर अपने दल बल के साथ आते हैं और जो बाग में लोग इकट्ठे हुए रहते हैं उनके ऊपर निर्मम गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें निर्मम लोगों की हत्याएं, निहत्थे बच्चों और महिलाओं की हत्या हो जाती है। उसके तदुपरांत इस जो हत्याकांड है, इसका पुरजोर तरीके से भारत में विरोध होता है। पूरी तरह से जनता रोष में आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। उस समिति का नाम रहता है हंटर कमेटी। लेकिन अंग्रेज़ों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है भारतीयों को, इसलिए एक प्राइवेट कमेटी भारत में भी बनती है और उसको प्राइवेट कमेटी के ही नाम से जाना जाता है और उसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय। अब दोनों की रिपोर्टें आती हैं। दोनों की रिपोर्टें जब आती हैं तो हंटर कमीशन कहता है कि इसमें लगभग 387 लोगों की हत्या हुई है, जबकि गांधी जी के कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी, प्राइवेट कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी ने ये अनुशंसा करती है कि इसमें लगभग 1500 से 2000 लोगों की हत्या हुई है। अब इन दोनों कमेटियों के विरोधाभास जो उत्पन्न होता है, इससे जो यहाँ की जनता रहती है उसमें एक तरह से असंतोष व्याप्त हो जाता है और यही कारण रहता है कि आगे का आंदोलन और भी तीव्र होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कुछ जो भारतीय नेता थे, उन्होंने विरोध के रूप में अपने जो उनको अवार्ड मिले थे, टाइटल्स, उन टाइटल का भी त्याग करते हैं। जैसे सर टाइटल का त्याग कर देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी कैसरे हिंद क्या टाइटल, और जमुनालाल बजाज, राय बहादुर की जो टाइटल उनको मिली रहती है, इसको वो त्याग देते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें भारत में घटती हैं,
तो गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और न्याय क्या होता है अब हम उनको दिखाएंगे। इसी के परस्पर एक और आंदोलन होता है और वो आंदोलन रहता है खिलाफत आंदोलन। ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की में हुआ करता था, वो साम्राज्य था जहाँ पे खलीफा हुआ करते थे। जैसे हमारे राजा हुआ करते हैं वैसे ही तुर्की में खलीफा हुआ करते थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 में हुआ था, इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स हालांकि जीत गए थे, लेकिन जो खलीफा की उपाधि थी, इसमें भी जो खलीफा थे उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद जो खलीफा की उपाधि होती है उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे ही उपाधि समाप्त हो जाती है, अब इसका पुरजोर विरोध होने लगता है। विरोध होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये था कि जो एक खलीफा की उपाधि थी वो मुस्लिम समुदाय में अल्लाह के बाद यानी ईश्वर के बाद दूसरी सबसे बड़ी उपाधि थी। यानी ईश्वर के बाद दूसरा अगर कोई है तो वो खलीफा है। तो जैसे ही ये पद समाप्त करती है ब्रिटिश सरकार, वैसे ही जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं या मुस्लिम शासित देश होते हैं वहाँ पे इसका पुरजोर विरोध होता है। भारत में भी इसका विरोध होता है। भारत में खिलाफत कमीशन बनता है जिसके चेयरमैन गांधी जी नियुक्त होते हैं। बाद में अली ब्रदर्स इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आंदोलन ये चलते रहता है। अब इसी बीच, ये भी 1920 की ही बात है, इसी बीच गांधी जी एक आंदोलन करने की बात करते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन करूंगा। अब इसकी चर्चा होती है कांग्रेस में। कांग्रेस का एक सेशन बुलाया जाता है कोलकाता में, विशेष सत्र जिसको कहा जाता है, विशेष सत्र बुलाया जाता है कोलकाता में। इस सत्र में कांग्रेस अनुमति नहीं देती है गांधी जी को कि इसका वो समर्थन करेगी। उसके बाद क्या होता है, नागपुर का अधिवेशन एक और बैठता है और उसमें गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन रहता है उसको समर्थन देने का प्रस्ताव पारित होता है और कांग्रेस इनके समर्थन में आ जाती है। अब यहाँ से क्या होता है कि गांधी जी एक नया आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इस आंदोलन को नाम दिया जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या कि हम आपका बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, मतलब आप यहाँ जो कुछ भी करिएगा उन सारी चीज़ों का हम मतलब शामिल नहीं होंगे। जैसे आपकी इंडस्ट्री है तो हम वहाँ काम नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ पे वकालतें हैं वहाँ हम नहीं जाएंगे। एज ए जज हैं तो नहीं जाएंगे हम, वकील है तो नहीं जाएंगे। आपने स्कूल खोला है, कॉलेजेस खोले हैं तो छात्र नहीं जाएंगे। मतलब टोटली बॉयकॉट करेंगे, आपकी हर चीज़ का हम विरोध करेंगे, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। 1 अगस्त 1920 को ये जो असहयोग आंदोलन होता है गांधी जी इसकी शुरुआत कर देते हैं। जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं वैसे ही भारत में विदेशी जो कपड़े होते हैं उसकी होलिका जलाई जाती है। यानी विदेशी कपड़े जला दिए जाते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात की जाती है। चरखा से सूत काटा जाता है और खादी वस्त्र लोग धारण कर लेते हैं। उस समय गांधी जी ने भी चरखे से सूत काट के और खादी वस्त्र धारण किए थे और उन्होंने सिर्फ आधा ही शरीर अपना ढका था। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इसी वजह से उनको, जैसा कि हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं, गांधी जी सिर्फ वो धोती लपेटे रहते हैं अपने शरीर पे, तो ये देख के गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने नंगा फ़कीर कहा था। तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि गांधी जी को नंगा फ़कीर किसने कहा था? तो गांधी जी को नंगा फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब देखिए, पहला चीज़ ये होता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरू होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि 1 ही अगस्त को एक गरम दल के जो बड़े नेता होते हैं बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। अब क्या होता है, गांधी जी जितने भी उनके फॉलोअर्स रहते हैं, जो उनके अनुसरण करते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनसे आग्रह करते हैं कि ये सही समय है गांधी जी को माफ़ करिएगा, बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने का। आप आइए और इस आंदोलन के तहत इसमें शरीक होके और बाल गंगाधर तिलक को एक सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए और भारत को स्वतंत्र कराइए। जैसे ही ये बात
जो फॉलोअर्स होते हैं बाल गंगाधर तिलक को, उनके गले पड़ती है। वो क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स, अब ज़्यादातर उसमें नौजवान रहते हैं, वो अंग्रेज़ों के जो कारखाने, जो खजाने रहते हैं वहाँ पे लूट शुरू कर देते हैं। लूट शुरू करने के बाद एक तिलक फंड का निर्माण होता है। उस तिलक फंड में डोनेट करने के लिए कहा जाता है यूथ से, और इसमें जो यूथ होते हैं वो वहाँ से अलग अलग खजानों से रॉबरी करते हैं, लूट करते हैं जो अंग्रेज़ों के खजाने रहते हैं, और इस तिलक फंड में दान देते हैं। इसी तिलक फंड से एक यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है, वो रहता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का निर्माण तिलक फंड से होता है। और एक बड़ी यूनिवर्सिटी अपनी जो अवध में है, BHU, इसकी भी स्थापना 1916 में हुई थी, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे परस्पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन न रहे, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब ये रहा वाक्य। अब हर तरफ से 20 में ये आंदोलन की शुरुआत होती है और ये आंदोलन लगभग 2 साल चलता है। 2 साल के दरमियान बहुत सारी घटनाएं होती हैं, छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन एक जो घटना होती है 5 फरवरी 1922 में, जो चौरा चौरी की घटना होती है। चौरा चौरी जो गोरखपुर स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पे किसानों और पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प होती है। इस हिंसक झड़प में लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अब इस जो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तो गांधी जी जो अपना असहयोग आंदोलन किए थे, उसमें उन्होंने कुछ मापदंड तय किए थे। वो मापदंड ये था कि ये जो होगा सत्य पे आधारित होगा और अहिंसात्मक होगा, मतलब इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जैसे ही 5 फरवरी को ये हिंसात्मक प्रदर्शन होता है चौरा चौरी में, कहा जाता है, बहुत तरह की कहानियाँ मिलेंगी, कहानियों में न पढ़ के हम सिंपली ये जाने कि चौरा चौरी का इंसिडेंट 5 फरवरी को हुआ, कि पुलिस को उसमें डाल दिया गया था पुलिस चौकी में, और बाहर से पब्लिक ने उनको जला दिया। बर्नट आउट कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन टोटली बर्नट आउट कर दिया गया था। अब जैसे ही ये हिंसात्मक होता है, गांधी जी को लगता है कि आंदोलन हमारा जो है सही दिशा में नहीं जा रहा है, दिशा भटक रहा है। गांधी जी उसके बाद 5 दिन के उपवास पे बैठते हैं, यानी 6 फरवरी से उपवास पे बैठते हैं और 10 फरवरी को उपवास ख़त्म करते हैं, और 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है। यानी जो असहयोग आंदोलन रहता है वो उसके बाद समाप्त कर दिया जाता है। जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दी थी, जिन वकीलों ने अदालतें छोड़ दी थी, जिन जजों ने अदालतें छोड़ दी थी, अब उनके साथ बिल्कुल एक अन्याय होता है, अंधकार हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि सारे लोगों ने, जो मजदूर थे, अंग्रेज़ों की इंडस्ट्री इसलिए छोड़ दी कि अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारी खुद की इंडस्ट्री बनेगी, हम उसमें काम करेंगे। छात्रों ने अपना कॉलेज इसलिए छोड़ दिया कि अब हमारा खुद का कॉलेज होगा, हम अंग्रेज़ों के कॉलेज में अब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन गांधी जी जैसे ही टर्मिनेट करते हैं, इन सारे सपने चूर हो जाते हैं और जो इनका भविष्य रहता है वो अंधकारमय हो जाता है। तो ये जो अपना एक सीरीज रहा असहयोग आंदोलन का, इसमें छोटी बड़ी और भी घटनाएं बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर जो घटनाएं इससे संबंधित थी उसके बारे में मैंने चर्चा किया। एक बार रिकॉल करते हैं, अभी थोड़ा समझ बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के जो इमीडिएट कारण थे, जो तत्कालिक कारण की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आने के बाद दूसरा, उसकी वजह से जालियाबाग हत्याकांड का होना, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आना, हंटर कमेटी की रिपोर्ट में असंतोष व्याप्त होना, उसके बाद प्राइवेट कमेटी का रिपोर्ट आना जिसमें इन दोनों में मतभेद होना, इन रिपोर्टों के जो रिजल्ट थे उसमें मतभेद होना, उसके बाद खिलाफत आंदोलन का आना। जो खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि तुर्की में ओटोमन साम्राज्य में खलीफा एक उपाधि हुआ करती थी, उस उपाधि को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दी। जो ईश्वर मतलब मुस्लिम समुदाय में अल्लाह के बाद दूसरा स्थान उसका है, समाप्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग राष्ट्रों में जहाँ कहीं भी मुस्लिम शासित देश थे वहाँ पे इसका विरोध होता है। उसी संदर्भ में भारत में भी इसका विरोध होता है और इसके लिए एक कमेटी बनती है
जिसको खिलाफत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके चेयरमैन गांधी जी थे। उसके बाद इसको लीड किया जाता है खिलाफत आंदोलन को अली ब्रदर्स के तहत। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त को 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। उसके बाद गांधी जी हड़ताल पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे 5 दिनों के। 10 तारीख का इनका भूख हड़ताल समाप्त होता है और 11 तारीख को जो ये असहयोग आंदोलन होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो ये आज का अपना एक लेक्चर सीरीज रहा जिसमें अपन ने असहयोग आंदोलन के परिदृश्य के बारे में समझा। इसके बाद जो ये स्थिति उत्पन्न होती है, जो छात्र होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, जिनका जीवन ये सोच के उन्होंने सारे प्रोफेशन छोड़ दिए, ये सोच के उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में शरीक हुए कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, सब कुछ स्वदेशी हो जाएगा और हम आगे अपने देश में काम करेंगे, अपने देश में पढ़ेंगे। तो ये सपने जो होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। अब आगे कैसे क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ता है या कैसे एक गैप आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन एक अलग रास्ता अख्तियार करता है, उसके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।